नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। महाराष्ट्र में अकेले दम पर चुनाव लड़ी बीजेपी और वहां पर मोदी का जलवा साफ दिखा है। अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए सरकार बनाने की अब तैयारी कर रही है बीजेपी। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के इस एग्जिट पोल में यह साफ झलक रहा है। सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल है, जबकि हरियाणा में भी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है वो बीजेपी जो कभी 5 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी। बड़ी तस्वीर क्या है, तफसील से बता रही है मेरी सहयोगी प्रीति। शुक्रिया संदीप। और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में किस तरह से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का। सबसे बड़ी बात, जैसा अभी संदीप भी कह रहे थे कि वो पार्टी जो 5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रही थी, आज फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं, बीजेपी 52 सीट हासिल कर रही है जो एग्जिट पोल बता रहा है। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 10 सीटें आ रही हैं। और जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इतने 2 बार यानी 5-5 साल सरकार, टोटल 10 साल सरकार बनाने के बाद 10 के आंकड़े पर सिमटती दिख रही है कांग्रेस। और ये एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम माने तो 5 सीटों का फायदा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, तो ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं आती हुई दिख रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो 23 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल जो लगातार ये दाव भर रही थी, ये दावा कर रही थी कि हम फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। हालांकि दिग्विजय चौटाला ये कहते जरूर दिख रहे हैं कि अगर हम सरकार नहीं बना पाते, लेकिन कांग्रेस के अलावा जो भी सत्ता में आएगा उसको हम समर्थन करेंगे। बीजेपी का नाम फिलहाल वो भी नहीं ले रहे हैं। और अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सिर्फ 5 सीटें आती दिख रही हैं। इस अन्य में हजका भी है और विनोद शर्मा जो कि कांग्रेस से अलग हुए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी शामिल हैं, जिनकी HJCP पार्टी है और इसमें BSP भी शामिल है इस अन्य में। और ये हरियाणा की तस्वीर है। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र की क्या निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में भी जबरदस्त बड़ा बदलाव, जिसे लगातार लोग कह रहे थे क्या ये मोदी फैक्टर है। अगर इन आंकड़ों को, इन एग्जिट पोल को समझे तो ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी के खाते में 151 सीटें आती हुई दिख रही है, जिसमें नुकसान और फायदा 9 सीटों का हो सकता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सीटें आती दिख रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। हम आपको बता दें ये एग्जिट पोल है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का, जिसने पिछले लोकसभा चुनावों का जो एग्जिट पोल किया वो सटीक निकला। उससे पहले दिल्ली में क्या स्थिति असेंबली की आएगी, कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति थी वो अब तुलना करें इस एग्जिट पोल में तो क्या ये आंकड़े सही होने जा रहे हैं, इस एग्जिट पोल पर यकीन करें तो शायद हाँ। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 27 सीटें आती दिख रही हैं, जिसमें 5 का नुकसान और फायदा हो सकता है। शिवसेना इस बार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। 71 सीटें, बहुमत का आंकड़ा काफी दूर है, लेकिन फायदा नुकसान 9 सीटों का हो सकता है। एनसीपी की बात करें तो 28 सीटें आती दिख रही हैं, जिसमें फायदा नुकसान 5 सीटों का हो सकता है। और अगर अन्य की हम बात करें जिसमें MNS भी शामिल है, उसके पास 11 सीटें आ सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलकर आ रही है वो ये कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। यानी कि क्या मोदी मैजिक काम कर रहा है, ये कहा जा सकता है। जिस मोदी फैक्टर को लगातार कहा जा रहा था कि ये अब शायद उतना बेहतर ना चले, लेकिन एक बार फिर से मोदी फैक्टर चलता, काम करता नजर आ रहा है। संदीप, ओवर टू यू। प्रीति, तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से। उनके प्रवक्ता नलिन कोहली मेरे साथ हैं, साथ ही साथ MNS के वागीश सारस्वत, हमारे साथ INLD के अवतार सिंह बढ़ाना हैं और NCP के क्लाइन कास्त्रो हैं। और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ हैं, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं। और तस्वीर हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन सुकेश कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। इस नतीजे में क्या तस्वीर उभरी है और क्या हो सकता था अगर समीकरण इस तरह से गड़बड़ ना हुए होते महाराष्ट्र में। सुकेश। संदीप, कुछ आंकड़े जो है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। ये मैं डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इस पूरे रुझान में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, पिटी हुई नजर आ रही है। एनसीपी चुनाव हार चुकी है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखें, बीजेपी 14% वोट पा रही थी 2009 में, वो इस बार पा रही है 31%।
बहुत फायदा है। शिवसेना 16% थी, 24% पे गई। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसके वोट परसेंट थे 21% और इस बार है 20%, मतलब उसको सिर्फ 1% वोट का नुकसान है। उसी तरीके से एनसीपी के करीब 16% वोट थे, वो इस बार 15%, उसको भी 1% का नुकसान है। तो अगर आप देखें तो जो छोटी पार्टियां हैं एमएनएस के साथ, उसके वोट परसेंट थे 32% के आसपास, जो इस बार घट के 10 हो गए हैं। तो 22% के आसपास वोट जो है वो बीजेपी और शिवसेना ने बांटा है, और एक साथ जो वोट करीब 17% जो बढ़ा है, उसकी वजह से बीजेपी को ये जीत मिली है। तो अगर आप ये देखें कि बीजेपी शिवसेना ने अगर गठबंधन तोड़ा और उसके बाद अगर ये दोनों साथ रह गए होते तो शायद ये नतीजे इस तरीके के नहीं होते। तो ये इंट्रोस्पेक्शन अब कांग्रेस और एनसीपी को करना होगा कि क्या उन्होंने ये गलत फैसला लिया। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। वो तो इस पर मंथन करेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक जुआ खेला और उस जुए में वो सफल भी हुए। नलिन, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो क्या आप इस पर सहमति जताएंगे? इट वॉज अ बिग गैम्बल, रिस्क लिया। प्रॉफिट इज द वर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। ये कॉमर्स में पहली लाइन पढ़ाई जाती है और उसको हकीकत में तब्दील भी किया बीजेपी ने। यहां कॉमर्स तो हो नहीं रहा था, कॉमर्स जो हो रहा था उसको हटाने की हमारी लड़ाई थी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता वो मॉडल हम फॉलो कर पाते। लेकिन ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं ये हम लोगों ने नहीं चुना। शिवसेना की इच्छा थी कि जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, रजामंदी नहीं हो रही थी सीटों को लेके, उनको लगा कि नहीं इसी पे हो, नहीं तो नहीं। तो हम लोग एक किस्म से जो युति बच गई थी शिवसेना के हटने के बाद, तो उनके साथ हम लड़े हैं चुनाव। जहां तक हरियाणा की बात करें तो वहां पर, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ग्राउंड रियलिटीज पे होती हैं, इच्छाएं एक जगह होती हैं, तो वहां पर इच्छाएं जो मैसेज आ रहा था कि क्योंकि एचजीसी का इतना आधार नहीं था, लोकसभा में दिखता भी था, तो उन्होंने तय किया था कि उनको सीटें अधिकांश चाहिए थे, मुख्यमंत्री के जैसी खबरें आती थी, तो बात हट गई जी। भाजपा फिर लड़ी अकेले। चलिए, ये तो पुरानी बातें हो गई, ये हो गई पुरानी बातें। अब मुझे और मेरे दर्शकों को कुछ ब्रेकिंग न्यूज दीजिए। आप तो पत्रकार रहे हैं, सीधे सीधे एक रैपिड फायर आपके साथ राउंड हो जाए। हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन आपका? ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पहले से नतीजे तो आ जाए। ये तो ऑटो मोड पे चले गए आप, ये तो ऑटो मोड पे चले गए। अब खबर दीजिए ना, सेफली लैंड होगी गाड़ी। हाँ, खबर दीजिए। वीरेंद्र से हवाई जहाज ऑटो मोड में सेफली चलती है। आपके सहयोगी कैप्टन अभिमन्यु, नेताओं की कमी नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु, मैं सीधा बोल देता हूँ, नेताओं की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन रामविलास शर्मा की पार्टी है, उसी पे हम लगे रहे। या मनोहर लाल खट्टर? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कम से कम आपके जबान पर हमारे बहुत अच्छे नेताओं के नाम आ रहे हैं लगातार। सर, मैं सारे नाम गिनवा दूंगा। आप जानते हैं मेरी रिसर्च कितनी मुकम्मल होती है। मैं जानता हूं। तो जाट चेहरे से आगे जाएगी क्या बीजेपी? नॉन जाट वोट बैंक का कंसोलिडेशन आपके फेवर में होता दिखा। मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं क्या हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री? और सवाल मैं बता दूं दर्शकों को, क्योंकि नाम थोड़ा अनजाना है उनके लिए। करनाल से उन्हें लड़ाया गया, मोदी जी के वो सहयोगी रह चुके हैं जब वो प्रभारी थे। उनको पहली जो रैली हुई नरेंद्र मोदी की वो करनाल में की गई। मनोहर लाल खट्टर संघ से जुड़े रहे हैं, राजनीति में पहली बार कूदे हैं। उनको अकेले नेता थे, स्थानीय नेता, जिन्हें हेलीकॉप्टर दिया गया। मनोहर लाल खट्टर हैं क्या अगले मुख्यमंत्री हरियाणा में? मुझे लगता है आपको पहले नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद भाजपा पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड। संदीप, आप बेकार की कोशिश कर रहे हैं बहुत। जी अनुराधा कुछ कहना चाह रही है। लेकिन मैं इस बीच में आपको एक बात बता दूं कि हमारे न्यूज 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल को देखने के बाद कुछ और जो लोग हैं, कुछ और चैनल्स हैं, उन्होंने अपने कुछ आंकड़े बदलने शुरू कर दिए। वो आदत है उनकी आदत है। सिर्फ बीच में ये। लेकिन जो संदीप, जो बड़ी बात उभर के आ रही है वो यही है कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी साथ होती तो शायद इस तरीके के नतीजे नहीं आते और ये सिनेरियो होता कि बीजेपी और शिवसेना अलग हो चुकी थी और कांग्रेस और एनसीपी अगर साथ होते तो शायद
ये नतीजे नहीं दिखे। क्लाइन कैस्ट्रो हमारे साथ हैं। कैस्ट्रो साहब, ये बताइए, ये जो बात यहाँ अनुराधा कह रही हैं, सुकेश ने भी एनालिसिस किया, आप दरअसल अपनी गोटी, अपना गेम कुछ ज्यादा लंबा खेल गए कि यहां से अलग हो जाते हैं, अच्छा बीजेपी शिवसेना अलग हो गई, हम भी हो जाते हैं, और बाद में देखते हैं कहां किसके साथ चल सकते हैं। पासा पलट गया, खेल बिगड़ गया। कैस्ट्रो साहब, सवाल आपसे। लगता है आवाज नहीं जा रही है। विनोद, ये खेल खराब हो गया क्या? पोजीशनिंग का खेल हो रहा था। देखिए, पोजीशनिंग का खेल तो था ही। एक बात, 2-3 बातें मैं आपको फ्लैग कर दूं कि जो 4 सीटें जीती थी एनसीपी, उनमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने कैंडिडेट नहीं दिए थे। आप इस बात को समझिए। तो इसलिए इस बात का अंदेशा था कि एनसीपी कुछ अपना गुप्त रूप से कोई संबंध बनाने की चेष्टा में है, और एनसीपी का ये था एक गेम प्लान जो लगता है कि अब कार्यान्वित नहीं होगा, कि अगर बीजेपी के पास आंकड़े कम रह जाते हैं तो शिवसेना की जगह एनसीपी ले लेगी। इसीलिए मैंने एनसीपी को नो कमिटमेंट पार्टी बोला था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि एनसीपी के लिए जिस तरह का उसका स्वरूप और अस्तित्व है, उसके लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, और उसने हमेशा ये कोशिश की है कि वो सत्ता में रहे। अगर उनके साथ उनके यूपीए में वो कोalition पार्टनर थे तो नॉर्थ ईस्ट में अपने आप से इलेक्शन लड़ते थे, वो गुजरात में भी अपने आप से इलेक्शन लड़े, वो और स्टेट्स में भी अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर दिए करते थे। तो हर पार्टी की एक महत्वाकांक्षा होती है, इसमें हम उस पर ज्यादा बहस नहीं कर सकते। नहीं, अब हमारे साथ क्लाइव कैस्ट्रो, लेकिन पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो गए। पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो गए। क्लाइव कैस्ट्रो, ये बताइए कि दरअसल जो आप ये पोजीशनिंग के खेल में घुस गए ना, कि बीजेपी शिवसेना अलग हो गए हैं, चलो हम भी अलग हो जाते हैं, देखेंगे नतीजों के बाद बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, शिवसेना से पींगे बढ़ा सकते हैं, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो गए, ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई क्या दरअसल? नहीं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई पेनी पाउंड फुलिश, ये कोई प्रोवर्ब यहाँ नहीं लगता। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहना चाहते थे, और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस के हेलो जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आप जारी रखिए। हाँ, तो लोकसभा चुनाव के बाद जब हमारे नतीजे आए थे तो हम कांग्रेस से ज्यादा जरा अच्छा कर रहे थे, और हमने जो एक यहाँ पर लोगों से जो हमारी काम हो रही थी, बातें हो रही थी, हम ये समझ रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कांग्रेस से सीटें मांगी थी। कांग्रेस कारणवश नहीं दे सके हमें, तो फिर जाकर जब हमें वो सीटें नहीं मिली और कुछ वहां से जवाब नहीं आया उनसे, तो फिर जाकर हमने ये निर्णय लिया कि हम अकेले लड़ेंगे। हाँ, तो ये कोई स्ट्रैटेजी या कुछ नहीं था, हमने कोई पेनी वाइज पाउंड फुलिश का कोई बात है। चलिए, पर हरियाणा में जो तस्वीर उभर रही है, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का सवाल पूछ रहा था नलिन कोहली से। अवतार सिंह बढ़ाना, आप मुझे ये बताइए, हमारा जो एग्जिट पोल है आपको 23 सीटें दे रहा है, आप दूसरे नंबर पर हैं, आप बीजेपी के साथ जाएंगे, उनके साथ गठबंधन किसी तरह का समझौता कर सकते हैं, या आप विपक्ष में बैठेंगे? सर देखिए, अभी पहली बात है, मैं बड़ा आशावादी हूं, और मैं हरियाणा की जनता पर भरोसा है। मैं हरियाणा की जनता के बीच गया था, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के उन कार्यों को लेकर स्पष्ट बहुमत की हमें आज भी उम्मीद है। आपका सर्वे जो आ रहा हो ठीक हो सकता है, रहे होंगे, लेकिन मैं आज भी ये कहूंगा कि हमारी सिंगल मेजॉरिटी, सिंगल पार्टी, हमारी इनर पार्टी की सीटें आएंगी, और हम वहां राज बनाने का बहुमत के आधे आंकड़े पर हैं। अवतार सिंह बढ़ाना, आप बहुमत के आधे आंकड़े पर हैं, 23 पर। आप देखिए, आप ये आपका सर्वे हो सकता है, अनेक सर्वों में अलग अलग रिपोर्टें हैं, हो सकता है कि आपका सर्वे ठीक हो, लेकिन मेरा जो असेसमेंट है, जो क्योंकि मैं हरियाणा के लोगों के बीच गया हूं, मैंने 45 से 50 विधानसभाओं में जो लाखों लाख लोगों के मतदाताओं का रुझान देखा था, उस रुझान से मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारी सरकार बनने की
रुझान हमारे फेवर में है, ना कि बीजेपी में। हो सकता आप है कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, अवतार सिंह बढ़ाना, आप कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या? जी मेरी बात सुन ली। जी नहीं, मेरा बीजेपी या कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ किसी राजनीतिक उससे नहीं हूँ। चौधरी देवीलाल जी का मुझ पर कर्ज है, मैं उस कर्ज को उतारने के नजरिए से हरियाणा की जनता की सेवा भाव बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। बीजेपी के साथ जाएंगे क्या? जी आईएनएलडी जाएगी क्या? ये देखिए, पार्टी हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी फैसला करेगी। वो फैसला तो हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। कांग्रेस के बारे में जैसे आप ना करते हैं, बीजेपी के बारे में नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें। चलिए, मैं समझ गया अवतार सिंह बढ़ाना। अनुराधा, मुझे अब थोड़ी देखिए, कांग्रेस महाराष्ट्र जी जारी रखिए। मैं तो पहले से बोलता आया हूं कि कांग्रेस का तो खेल ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। वैसे भी आप कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, अब तो आप ये बोलेंगे भी। अनुराधा, मुझे अब महाराष्ट्र की बात, क्योंकि नलिन नहीं देंगे। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं। जी, मैं सर मैंने आपकी बात सुनी। मुख्यमंत्री का अब उम्मीदवार कौन होगा महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से? सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि 145 के आसपास रहे तो थोड़ा सा अनस्टेबल गवर्नमेंट, तो एक पुराना चेहरा चाहिए हो सकता है। नए चेहरे को उतारने का जोखिम लेंगे क्या? उससे ऊपर चले जाते हैं, हमारे आंकड़े पर आ जाते हैं, तो शायद वो रिस्क ले भी सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर संदीप, आपने देखा हो कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया था। मोदी जी भी उनके नाम को आगे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे का। तो क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में अचानक पंकजा भी अब आ गई है मैदान में कि मैं, और बिल्कुल, और वो चूंकि ओबीसी फेस हैं, वुमेन फेस हैं, तो मुझे लगता है उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि शायद वो ना बने, लेकिन वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन दिखता है वहां पे। शिवसेना के लिए दरवाजे खुले रखेंगे क्या, या हमेशा के लिए अब बंद हो गए? देखिए, शिवसेना के लिए दरवाजे खुले भी रखेंगे तो शिवसेना का मुख्यमंत्री तो नहीं होगा, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। तो इसलिए मुख्यमंत्री अगर शिवसेना का नहीं होगा तो दरवाजे खुले रखें या बंद रखें, ये कोई मायने नहीं रखता। सुकेश, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? और आपके, मैं जानता हूं, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपके पास खबर आती है। नहीं, अभी तो चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी जी के बनने के बाद कोई ये नेकआउट करके कह दे कि किसको बनाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन मैं तब भी कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से पंकजा मुंडे अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, तो वहां 4-5 कैंडिडेट तो सीधे तौर पे आपको दिखते हैं। अगर दिल्ली से कोई नहीं जा रहा, नितिन गडकरी का बार बार ये कहना कि मैं तो दिल्ली में हूं, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या उनको ये कह दिया गया है कि आप दिल्ली में ही रहेंगे। एक ऐसा मुझे हंच लगता है कि शायद वो बहुत क्लैरिटी है कि नितिन गडकरी वापस नहीं जा रहे हैं। तो पंकजा मुंडे हो, एक ओबीसी, अमित शाह ने बीड़ में ही कहा था कि लोगों की भावनाओं से मैं अवगत हूं, चिंता मत करिए, आपकी भावनाएं समझता हूं। लेकिन वो चूंकि बीड़ में बोल रहे थे तो आप कह सकते हैं कि वहां की जनता को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन देवेंद्र हो गए, वो एक अच्छे बड़े चेहरे हैं, इसमें मराठा, ब्राह्मण फेस, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इसको खत्म करना, हरियाणा में भी कुछ ऐसा फैसला लेंगे शायद जो उस धर्रे की जो पॉलिटिक्स है, मैं उससे अलग होगा, क्योंकि वो ग्रेजुएट करके वो विकास को एक बीच का ऐसा बनाना चाहते हैं। कम से कम वो दिखाना जरूर चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हम तो विकास की बात करते हैं। और इस धर्रे के बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, हम शिवराज चौहान की बात करें, रमन सिंह की, उन्हें भी सीधा घुसाया गया था कि जाइए सूबा संभालिए। खुद नरेंद्र मोदी सबसे बड़े उदाहरण है। हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देख लें तो नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं जो एक धर्रे की राजनीति से अलग है। तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ ये जरूर चल रहा होगा कि यहां हम जाट बनाएंगे, यहां हम ब्राह्मण नहीं बना सकते, कोई मराठा फेस लाना पड़ेगा, कोई ओबीसी लाना पड़ेगा। वो एक मतलब बहुत सटल तरीके से कुछ कर दे तो अलग बात है कि एक बहुत लाउड मैसेज के साथ ये किया जाएगा, मुझे इसमें शक लगता है। लेकिन एक और चीज संदीप इसमें होगा क्या कि संघ का और नागपुर का भी एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें नागपुर की बिल्कुल कोई भूमिका जरूर होगी। और मुझे लगता है उसमें देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल सही कह रही, बाजी मार सकते हैं। नलिन, मैंने ये सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन जिस कोर्स को
जिस कोर्स में हमारी डिस्कशन जा रही है, इत्तेफाक रख रहे हैं आप, ऐसा ही होगा? मेरे जवाब हरियाणा और महाराष्ट्र के एक समान रहने वाले हैं और आप भी जानते हैं, पर फिर भी आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। हाँ। आगे भी कुछ जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं रुका हुआ हूं। नहीं, ऐसा है संदीप जी, फ्रैंकली इस पर अगर आप देखें तो हमेशा जो है, जहां पर चुनाव में हम लोग नहीं तय करते कोई चेहरे को आगे करने के लिए, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद ही होती है। और इसलिए इस पर क्या टिप्पणी करें। क्षमता के कई नेता होते हैं पार्टी में, हमारी पार्टी में भी है और हमें इसका गर्व है, लेकिन हम क्या इस पर कैसे कोई अटकलें लगाएं। ये अल्टीमेटली एक नतीजे के बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है और दूसरे जब हमारे सीनियर लीडर्स बैठेंगे, और ये सत्य है, इसमें कोई मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो सत्य ना हो। विनोद, आप किस तरह से अनफोल्ड होते देखते हैं? अब क्योंकि कुर्सी की भी लड़ाई होगी और महत्वाकांक्षा, हर कोई चाहता है कि बड़े पद पर मैं जाऊं। कोई भी आमतौर पे कोई भी पॉलिटिकल मैंडेट जो होता है वो एक सोशल अलायंस जो जमीन पे होती है उसका मैनिफेस्टेशन होता है, और वो सोशल अलायंस अहम रहती है भारत जैसे मुल्कों में। सिर्फ ये कह देना कि एक दिन एक लहर उठ गई और उसके चलते आप जीत गए, एस्पिरेशन का वोट था, जीत गए, तो वो जो ट्रेडिशनल कैलकुलेशंस होती हैं उनको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे मेरी व्यक्तिगत राय है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अगर एक ऐसा कॉम्बिनेशन देती है जैसा कि अनुराधा बोल रही थी जो महाराष्ट्र के लिए, वैसे ही कॉम्बिनेशन इनको हरियाणा में भी देना पड़ेगा। और अगर महाराष्ट्र में जो अनुराधा बोल रही है कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन उनको वहां भी देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री स्तर पे ना दें तो पार्टी चीफ के स्तर पे देंगे। तो ये सोशल अलायंस को, मैं बीच में रोक रहा हूं, बीजेपी रूल स्टेट्स में अभी तक ये हुआ नहीं है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को बनाए। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये मेरा अपना मानना है, वो करे ना करे ये उनकी मर्जी है। जहां तक रही शिवसेना की बात, तो शिवसेना अब खुद अपने ही बनाए हुए बाढ़ में बंध गई है। तो उनके लिए तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये बात वागीश भी कह रहे होंगे। वागीश, आखिरी सवाल आपसे इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, क्या ये दरअसल छोटी पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी एक मतलब यक्ष प्रश्न मुंह बाय खड़ा हो गया है कि ये बीजेपी ने सारी स्पेस गार्नर कर ली है? जो शुरू में आंकड़ा भी बता रहे थे सुकेश, आपके अस्तित्व की लड़ाई अब शुरू हो गई है दरअसल, कि कैसे बचाए रखें, मैदान पर डटे कैसे रहे। संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में सचमुच 151 सीटें मिल रही हैं क्या? अगर वो सीटें -9 होकर के 142 पे आ जाती हैं तो चित्र थोड़ा सा बदल सकता है। हाँ, मतलब आप जा सकते हैं, मुख्यमंत्री आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेंगे। और हो सकता है कि शिवसेना, देखिए अभी कल क्या होगा इस बारे में अभी थोड़ा इशारा कर दिया, टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नतीजे आने के बाद ही इस पे कोई फैसला लिया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वागीश आपका। क्लाइव कैस्ट्रो आपका, इसके बारे में एक कोई प्रस्ताव आता है और विचार विमर्श के बाद फैसला होता है। वागीश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्लाइव कैस्ट्रो आपका, अवतार सिंह बढ़ाना आपका, नलिन कोहली, सुकेश, अनुराधा और विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद के सहारे दुनिया कायम रहती है, अब उम्मीदें बहुतों की बहुत बढ़ भी गई हैं। किस तरह से राजनीतिक समीकरण बनते हैं, क्या कुछ अंदर खाने होता है, अगले 4 दिन लगातार बताते रहेंगे, और 19 को तो खैर दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अभी के लिए नमस्कार।